नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी पहला कदम। आज बुआ फिर आई थी। बुझा बुझा सा मन, शिथिल सा तन, भावहीन चेहरा देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ। जब फूफा जी जीवित थे, एक स्निग्ध सी मुस्कुराहट बुआ के व्यक्तित्व का हिस्सा थी। हर समय मैंने उन्हें खुश देखा था। बीमारी में भी उन्हें कभी मुंह लटकाए या हाय हाय करते नहीं देखा था। एक मेरी माँ है, हर समय खींचती झुंझलाती रहती हैं, जैसे उनसा दुखी इंसान कोई दूसरा नहीं। जमाने भर के सारे गम भगवान ने जैसे उनकी झोली में ही डाल दिए हों। पर बुआ अपने जीवन में बड़ी संतुष्ट थी। कम से कम देखने वाले को तो ऐसा ही महसूस होता था। ऐसा भी नहीं कि उनके जीवन में उलझने नहीं थीं। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उन्हें फूफा जी से अलग रहना पड़ता था, क्योंकि फूफा जी की तबादले वाली नौकरी थी। कहीं 6 महीने, कहीं साल, तो कहीं 2-3 साल भी उन्हें रहना पड़ जाता था। इस अनिश्चितता की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती थी, इसलिए बुआ इस कस्बे में बच्चों के साथ रहती थी। फूफा जी जब तब आते रहते थे। छुट्टियों में बुआ बच्चे के साथ उनके पास चली जाती थी। मुझे याद है, आसपास की महिलाएं अक्सर बुआ से मजाक करती व उन्हें छेड़ती रहती थीं। अरे रेड्डी गारू पर नजर रखना, तुम यहाँ रहती हो, वह बाहर अकेले रहते हैं। आंध्रा में तो 2 बीवी रखने का रिवाज सा रहा है। किसी दूसरी के जाल में फंस गए तो सारी उम्र पछताओगी। कभी बुआ हंसकर टाल देती थी तो कभी कह भी देती थी। इस तरह की बातें मैं नहीं सोचती। यह रिश्ता विश्वास का है और विश्वास पर दुनिया कायम है। बिना किसी आधार के मैं शक करूं या भविष्य की कल्पना करके अपने सुखी वर्तमान को दुखी बनाऊं, यह मुझे पसंद नहीं। फिर भी यदि किस्मत में वैसा लिखा है तो जब होगा तब सोचेंगे कि क्या करना है। बुआ का घर हमारे घर से बहुत दूर नहीं था। एक दिन अचानक हैदराबाद से फूफा जी के एक्सीडेंट का समाचार आया था कि हालत गंभीर है, सर में बहुत चोट आई है। सुनकर माँ पापा बुआ तभी चले गए थे, किंतु मौत किसी छलिया सौत सी फूफा जी को बुआ से छीनकर ले जा चुकी थी। बुआ की जिंदगी रेगिस्तान बन गई थी और छोटे बड़े झंझावातों से निरंतर जूझते रहना उनकी नियति थी। फूफा जी 5 बच्चे छोड़ गए थे, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे बड़ी कात्यायनी 16 साल की रही होगी। तब वह इंटर प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी। उससे छोटा राघव हाई स्कूल में था। मुझे याद है, सब रिश्तेदारों का सुझाव था कि जल्दी से जल्दी कात्यायनी की शादी कर दी जाए तो एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बाकी की दोनों तो अभी बहुत छोटी हैं। शादी के कई रिश्ते भी आए थे, लेकिन बुआ ने मना कर दिया। उनका कहना था कि बिना बाप की बच्ची है पर माँ तो अभी जिंदा है ना, उसे मैं खूब पढ़ाऊंगी ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह आत्मनिर्भर बन सके। उसके पिता की इच्छा अपने बच्चों को खूब पढ़ाने की थी। रिश्तेदारों को बुरा भी लगा, पर बुआ अपने फैसले पर अडिग थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हाई स्कूल पास थी। उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें फूफा जी के दफ्तर में ही नौकरी मिल गई थी। छोटे बच्चों को घर में छोड़कर कैसे ऑफिस जाऊंगी यह सोचकर वह परेशान थी। हमारी दादी हमारी मम्मी से परेशान थी और हमारी मम्मी को भी अपनी सास यानी हमारी दादी का साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। दादी को राह मिल गई थी और वह बुआ के साथ रहने चली गई थी। अपनी माँ का साथ पाकर बुआ की परेशानियां कम हो गई थीं। हैदराबाद में मकान बनाने के लिए फूफा जी ने प्रोविडेंट फंड से लोन लिया था। अतः ऑफिस से तो ज़्यादा पैसा नहीं मिला था। हाँ, बीमा कंपनी से बुआ को करीब 80,000 रुपये मिले थे, जिन्हें वह बैंक में फिक्स करना चाह रही थीं। पर हमारे पिता का कहना था कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है तुम वह रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारे नाम से कोई ज़मीन खरीद देता हूँ। प्रॉपर्टी पर बहुत तेजी से दाम बढ़ते हैं, कुछ वर्षों में ही 3-4 गुने हो जाएंगे। जब ज़रूरत हो बेच लेना। बुआ ने 20,000 अपने पास रखकर 60,000 अपने भाई यानी हमारे पिता को दे दिए थे। बुआ जी की मृत्यु हुए करीब 7-8 वर्ष हो चुके हैं। बुआ उनकी मौत के 2 वर्ष बाद ही हैदराबाद चली गई थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं वहां अधिक थीं। वही बुआ रात भर का सफ़र करके हैदराबाद से आई हैं। करीब करीब हर महीने आती हैं, पापा से अपने पैसे वापस मांगने, और यहाँ से हर बार कोई नया बहाना बनाकर नए आश्वासनों के साथ बैरंग लिफाफे की तरह लौटा दी जाती हैं। बुआ को ड्राइंग रूम के बाहर बिठाकर मैं माँ के स्नान घर से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके आते ही मैंने उन्हें बुआ के आने की सूचना दी थी तो माँ ने मुझे डांट दिया। अरे कह देती पापा बाहर गए हैं, 4-5 दिन में वापस आएंगे। जब देखो तब पठान की तरह तकाजा करने चली आती है। उनका पैसा खाना थोड़े ही है, जब होगा तब दे देंगे। अम्मा, बुआ को तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है।
अकेली औरत के लिए नक्सलवादी इलाके में रात को बस का सफ़र करना खतरे से खाली भी नहीं है, किंतु बेचारी मजबूर हैं। जब तक तुम उनका पैसा नहीं लौटाओगी, इसी तरह उन्हें धक्के खाने पड़ेंगे। पापा से कहकर उनके रुपए अब तो वापस करा दो माँ। अब तक तो बैंक में भी उनके पैसे डबल हो जाते, यहाँ तो उनका मूलधन भी फंस गया है। अच्छा, तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, अब तो तू हमें ही कानून पढ़ाने लगी है और गैरों की तरफदारी करने लगी है। वो गैर नहीं है अम्मा, जो रिश्ता तुम्हारा मामा से है वही रिश्ता बुआ का पापा से है। जब पापा गैर नहीं है तो बुआ गैर कैसे हो गई? श्रीलता, तेरी जवान आजकल बहुत चलने लगी है। तेरी ही वजह से उसका पैसा फंसा रखा है। उसका बेटा राघव डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। चिराग लेकर ढूंढने पर भी वैसा लड़का अपनी बिरादरी में नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो लाखों रुपए की मांग होगी। मैं तेरी शादी उससे कराना चाहती हूँ। हमें उसका एक पैसा नहीं रखना है, ब्याज के साथ सब लौटा देंगे। मैं तो सोचती थी कात्यायनी की शादी भी हम ही करा दें। एक रिश्ता लेकर तेरे पापा हैदराबाद उनके पास गए भी थे। माँ बोले तो बोले, उनकी बेटी कात्यायनी ने भी तेरे पापा की कैसी इज्जत उतारी थी, क्या नहीं कहा उनसे? कहा था मामा तुम्हारा नाम दयाशंकर नहीं कंस मामा होना चाहिए था, जो अपनी बहन और उसके बच्चों का दुश्मन बना है। एक बच्चे के बाप जिसकी बीवी ने जलकर आत्महत्या कर ली थी, उससे मेरी शादी कराना चाहते हो? कितनी दलाली मिली है तुम्हें। बहुत अच्छा है तो उससे अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा देते? कात्यायनी अक्का ने कुछ गलत नहीं कहा अम्मा। मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता लाता तो मैं भी ऐसा ही कहती। अम्मा, ऐसा कौन सा ऐब है जो उस आदमी में नहीं है? तंग आकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और पापा उससे कात्यायनी अक्का की शादी कराने की सोच रहे थे। ऐसा तो कोई दुश्मन ही कर सकता है, शुभचिंतक नहीं। अम्मा बुआ के पास चली गई थी। बिना पढ़ी लिखी मेरी माँ इतनी षड्यंत्रकारी और जालिम हो सकती है, देखकर मुझे अचरज होता है। तभी ड्राइंग रूम से माँ ने मुझे पुकारा था, श्रीलता, बुआ के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। मैं समझ गई थी कि बुआ को शादी के लिए पटाना है, इसलिए उनकी आवभगत की जा रही है। अम्मा की आवाज़ मुझे रसोई घर में भी सुनाई दे रही थी। राघव की शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मुझे वह बहुत पसंद है। मैं श्रीलता की शादी राघव से करना चाहती हूँ। अपनी श्रीलता भी देखने में सुंदर है, बीए पास है। पैसे की चिंता तुम मत करो। तुम्हारे भाई तुम्हारा पैसा लौटाने के लिए परेशान है। एक जमीन बेचने को तैयार है। अच्छा ग्राहक मिलते ही सौदा कर देंगे और वह पैसे तुम्हें ही देंगे। यह बात तो तुम पिछले 6 साल से कह रहे हो, पर जमीन का ग्राहक तुम्हें अभी तक नहीं मिला। जाने मिलेगा भी या नहीं। मेरे इन पैसों का श्रीलता की शादी से क्या संबंध है? शादी पैसे लौटाने की शर्त है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा पैसा तो तुमको देना ही है, पर मेरी दिली इच्छा है कि राघव को ही अपना दामाद बनाऊं। राघव ने अभी एमबीबीएस पूरा नहीं किया है, उसके बाद वह एमडी करना चाहता है। उसके बाद शादी की सोचेंगे। उससे पहले तो कात्यायनी की शादी करनी है। हाथ में पैसा हो तो कहीं शादी की बात भी करूं। बिना पैसे के तो मेरी बेटी ऐसे ही रह जाएगी, बिना शादी के। तभी तुम्हारे यहाँ चक्कर लगा रही हूँ। मेरे पैसे लौटा दो, मुझे ब्याज भी नहीं चाहिए। आज तक किसी की बेटी बिना शादी के रही है जो तुम्हारी रह जाएगी? हम लोग हैं ना, सब मिलकर कोशिश करेंगे। तुम राघव से श्रीलता की शादी के लिए हाँ कर दो बस। शादी की हमें कोई जल्दी नहीं है, बाद में कर लेंगे। राघव अब बड़ा हो गया है, मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। एक बार मैंने श्रीलता के बारे में उससे बात की थी तो उसने कहा, मैं निकट रक्त संबंधों में शादी के खिलाफ हूँ। ऐसी शादियाँ करना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग पैदा हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। रहने दो या बातें, हमेशा से हम लोगों में ऐसी शादी होती आ रही है। तुम्हारी और मेरी शादी भी सगी बुआ के बेटे से हुई थी। हमारा तुम्हारा कौन सा बच्चा खराब या विकलांग है? अब उससे बहस तो मैं नहीं कर सकती। अपने ही पैसे वापस लेने के लिए श्रीलता से उसकी शादी ज़बरदस्ती करा भी दूं तो क्या गारंटी है वह तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा? अम्मा ने बुआ से न जाने क्या कहा था कि वह पापा से बिना मिले ही वापस लौट गई थी। शायद रोती हुई। वैसे हमेशा ही वह रोती हुई लौटती हैं। उनके जाते ही मैं अम्मा पर बरस पड़ी थी। तुम क्यों राघव के पीछे पड़ी हो? मुझे उससे शादी नहीं करनी। मेरे जीवन को, मेरी छोटी खुशियों को दांव पर मत लगाओ माँ। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे उनके गले में बांधने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझे जानबूझकर कुएं में मत फेंको। तुम्हारे द्वारा इतना सताए जाने के बाद भी क्या वो तुम्हारी बेटी को प्यार या उचित सम्मान दे सकेंगे? मैं उस घर में सर उठाकर चल सकूंगी? तुम्हारे गुनाहों की वजह से मैं तो वैसे ही शर्मिंदा हूँ। मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। बुआ चाहेंगी तब भी नहीं।
कहकर मैं वहाँ से हट गई थी। तभी पड़ोस की राव आंटी आ गई थी। वह माँ से कह रही थी, तुम्हारी ननद आज रोती हुई लौटी है, कुछ कहा सुनी हो गई थी क्या? अरे नहीं, वह अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है। उन्हें 50-60 हजार रुपयों की ज़रूरत है। तुम तो जानती ही हो, अपनी भी 4 बेटियां हैं। इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे दें? कहीं से इंतज़ाम करा भी दिया तो वह वापस कहाँ से करेगी, इसीलिए दुखी है। हम भी क्या करें? मैं माथा थाम के बैठ गई थी। ओ माँ, तुम इतनी झूठी हो, यह मुझे अब तक नहीं पता था। मुझे क्या होता जा रहा है? दिन पर दिन मैं माँ के खिलाफ होती जा रही हूँ। उनका व्यवहार असहाय होता जा रहा है। मन करता है जाकर सबके सामने उनका असली रूप प्रकट कर दूं। सबसे कहूँ वह बेईमान और धोखेबाज हैं। इस घर में अब 1 मिनट भी दिल नहीं लगता। दम घुटता है मेरा यहाँ। कहीं दूर भाग जाने की इच्छा बलवती होने लगती है, पर कहाँ जाऊँ? पहले मुझे यह सब बातें विस्तार से नहीं मालूम थी। जब बुआ आती थी तो मैं अक्सर स्कूल में होती थी। घर में होती भी थी तो अम्मा वहाँ बैठने नहीं देती थी। फिर कभी इतनी रुचि भी नहीं रही थी कि कुछ जानने की कोशिश करूं। एक बार बुआ की बेटी कात्यायनी अक्का भी उनके साथ आई थी। तब उन्हीं से सब कुछ जाना था। अक्का ने बड़े करुण स्वर में कहा था, श्रीलता मामा मामी से कहकर हमारे रुपए वापस करा देना, हम बहुत परेशानी में हैं। जैसे अपनी संतान को सही राह दिखाना माता पिता का काम होता है, वैसे ही माता पिता द्वारा जाने अनजाने में यदि कुछ गलत हो रहा है तो बच्चों में उसका विरोध करने का साहस होना चाहिए। तभी कात्यायनी अक्का ने घटना सुनाई थी। जब हमारे पिता जीवित थे तब उन्होंने हैदराबाद में मकान बनवाते समय अपने एक दोस्त से 15-20 हजार रुपये यह कह उधार लिए थे कि 1-2 महीने में ऑफिस से मिलते ही लौटा दूंगा। जब ऑफिस से रुपए मिले तो मेरे छोटे भाई बहन पीछे पड़ गए कि फ्रिज और टीवी भी चाहिए। पापा भी लाने को तैयार हो गए थे। मैंने पापा को याद दिलाया कि यह रुपए तो आपको अपने दोस्त को वापस देने हैं। पापा ने लापरवाही से कहा, मकान का किराया आना शुरू हो गया है, थोड़े पैसे ऑफिस से भी अभी और आने हैं, तब लौटा दूंगा। बच्चे बहुत दिन से टीवी फ्रिज की फरमाइश कर रहे हैं, पहले वही ला देता हूँ। पर मैं अड़ गई थी। हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, पहले कर्जा वापस करिए, यह सामान बाद में भी आ सकता है। पापा बहुत खुश हुए थे। थैंक यू कात्यायनी, मैं बच्चों के मुंह में भटक गया था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पहले हमें कर्जा वापस करना चाहिए। कात्यायनी अक्का के जाने के बाद भी उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रही थीं। हम मामा से कोई खैरात तो नहीं मांग रहे। पापा के बाद अब पैसा ही हमारी डूबती नाव को पार लगा सकता है। वो पैसा उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई का था। पैसा न होने की वजह से सिलेक्शन के बाद भी मैं मेडिकल में दाखिला नहीं ले पाई, क्योंकि हम दोनों भाई बहनों की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा अम्मा नहीं उठा सकती थी। इसलिए मैंने राघव को एडमिशन लेने दिया, खुद पीछे हट गई। अब पैसे नहीं मिले तो उसको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी। दूसरा भाई इंजीनियरिंग में नहीं जा पाएगा। दोनों छोटी बहनें भी पढ़ रही हैं। भाई तो बहनों की मदद करते हैं। मम्मी के इन भाई ने तो हमारा ही पैसा न देकर हमारी तकलीफें और बढ़ा दी हैं। अपनी माँ से बात करना व्यर्थ था और पापा से बात करने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं आम परिवारों की तरह हम अपने पापा से क्यों नहीं घुल मिल पाए थे। शायद माँ व पिता दोनों को ही बेटा न होने का मलाल रहा है। वैसे हमारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, कभी कोई अभाव महसूस नहीं होने दिया, लेकिन कभी व्यर्थ का लाड भी नहीं लड़ाया गया। अम्मा जब बीमार नानी से मिलने 2-3 दिन के लिए गांव गई थीं, तब पापा और बहनों की देखभाल और खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी। तभी एक दिन पापा को अच्छे मूड में देखकर मैंने कहा था, पापा अब बुआ का पैसा लौटा दो, उन्हें बहुत ज़रूरत है। बेटा, पैसा हाथ में होता तो कब का लौटा चुका होता, सब इधर उधर फंसे हैं। मैं कहना तो चाहती थी कि फंसे नहीं हैं, सब 1 के 2 और 2 के 4 हो रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाई। बस इतना ही कहा, 10-20 हजार अभी भेज दो, बाकी के कुछ दिन बाद भेज देना। ठीक है, कुछ भेजने की कोशिश करता हूँ, अपनी माँ को नहीं बताना। पूछने का मन हुआ था कि आप माँ से इतना डरते क्यों हैं? बुआ आपकी कमाई में से उधार या उपहार नहीं मांग रही हैं, वे अपने पैसे मांग रही हैं। माँ बीच में कहाँ से आ गई? उनसे पूछने या न पूछने या छिपाने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, पर चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। पता नहीं पापा माँ से इतना क्यों दबते हैं, या तो घर में कलह से कतराते हैं, या माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, उनको तनाव न हो इसलिए चुप हो जाते हैं, या फिर समय समय पर माँ द्वारा जान देने की दी गई धमकी से डर जाते हैं कि कहीं सचमुच ही वह कुछ कर न बैठे। यदि पापा की नीयत साफ है तो अम्मा को बिना बताए चाहे किश्तों में ही सही बुआ को पैसे लौटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे तो ऐसा लगता है कि पापा की नीयत भी ठीक नहीं है। बुआ तो कहती हैं कि शादी से पहले तेरे पापा बहुत सरल, स्नेही, मददगार और साफ नीयत के इंसान थे,
पैसों से उन्हें ज़रा भी मोह नहीं था। घर में सभी उन पर बहुत विश्वास करते थे। शादी के बाद शुरू में उनकी तेरी माँ से ज़रा भी नहीं पड़ती थी। भाभी तुनक तुनक कर पीहर चली जाती थी। तब भैया बहुत उदास हो जाते थे। कहते थे पता नहीं इसके साथ जीवन कैसे कटेगा, यह तो बहुत स्वार्थी व पैसे के मामले में बहुत मीन है। मेरे विचार तो इससे किसी बिंदु पर मेल नहीं खाते। उसके घर में उसकी मम्मी का शासन चलता है, यहाँ भी वह अपना शासन चाहती है। पता नहीं फिर क्या हुआ था। धीरे धीरे भैया बदलते गए और एक दिन ऐसा लगा कि हमारे भाई अपनी स्नेही व्यक्तित्व के साथ कहीं खो गए हैं। वह वही देखते थे जो भाभी दिखाती थी, वही सोचते थे जो वह समझाती थी। अपनी बुद्धि तो जैसे कहीं गिरवी रखती थी। फिर भी न जाने कैसे मैं उनकी बातों में आ गई। उन पर विश्वास करके सब रुपए उन्हें थमा दिए। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पिता का आज का रूप देखकर मुझे भी नहीं लगता कि कभी वह बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। माँ को अपने अनुरूप नहीं ढाल पाए तो शायद घर की सुख शांति के लिए खुद को ही अम्मा के रंग में रंग लिया था। औरत होकर भी माँ बुआ का दुख नहीं समझ पाई। उनकी संवेदनाएं क्यों नहीं जागती? खुद को बुआ के हालात में रह कर कभी क्यों नहीं सोचा उन्होंने? उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होता, उनका भाई भी उनके रुपए हड़प कर जाता तो वे क्या करती? यही बात एक बार मैंने अम्मा से कह दी थी तो वह तड़प उठी थी। तू हमारा खून है, गैरों के लिए तेरे मन में इतना दर्द है कि अपनी अम्मा के विधवा होने की बात भी सोच गई। बाप तुम लोगों की चिंता में घुला जा रहा है और ज्यादा कमाने के लिए रात दिन एक किए हुए है ताकि तुम लोगों को पार लगा सके। तेरे बुआ के तो 2 बड़े बेटे हैं, फूफा के ऑफिस में नौकरी भी कर रही है। हैदराबाद जैसे बड़े शहर में अपना मकान है। तेरे पापा को कुछ हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे बेटा नहीं है, अपना मकान नहीं है। हम 4 बेटियां हैं तो इसमें बुआ का दोष कहाँ है? बेटियां हैं इसका मतलब यह तो नहीं कि दूसरे का पैसा दबा लो, बेईमान बन जाओ। फिर मैंने खुद को थोड़ा शांत कर संयत स्वर में कहा था, तभी कहती हूँ अम्मा, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बद्दुआएं मत लो, बुआ को पूरी रकम लौटा दो। पर माँ पर कोई असर नहीं हुआ था। अम्मा की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ था। वह पापा से कह रही थी, तुम्हारी बहन आज फिर आई थी। श्रीलता की शादी के विषय में मैंने बात की थी लेकिन वह तैयार नहीं है। कहती है राघव नज़दीकी रिश्तों में शादी के खिलाफ है। अब वहाँ तो ना ही समझो, अपनी श्रीलता के लिए दूसरा लड़का तलाशना शुरू करो। अब पहले श्रीलता की शादी करनी है, उसका पैसा बाद में लौटाते रहेंगे। पापा चुप थे। पहले पापा अपनी आमदनी की चर्चा घर पर करते थे कि उस जमीन की कीमत 5 साल में इतनी बढ़ गई। जो मकान बुक कराया था उसका कब्जा लेते ही इतने प्रॉफिट में खड़े खड़े बेच लो। लेकिन अम्मा ने इस चर्चा पर घर में पाबंदी लगा दी थी। सबके सामने आमदनी का लेखा जोखा लेकर क्यों बैठ जाते हो? जमाना रोने का है, खूब कमाओ तब भी रोते रहो कि आमदनी ही नहीं है। इतने खर्चे कैसे पूरे करूं? कर्जे में डूबा हूं। तुम कैसी बातें करती हो? घर में तुम्हारी सास नंद बैठी है क्या जो सुन लेगी? अपनी बेटियां ही तो हैं। उनके सामने भी यह सब बातें करने की क्या जरूरत है? तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हारी बड़ी बेटी श्रीलता तो अपनी बुआ की पूरी चमची है। जब तब बुआ का पक्ष लेकर मुझे उल्टा सीधा सुनाती रहती है। उनके पैसे वापस करने को कहती है और हमें बेईमान समझती है। ठीक ही कहती है, हमें उसके पैसे अब लौटा देने चाहिए। सब सगे रिश्तेदार मुझे कैसी नज़रों से देखते हैं तुमको क्या मालूम? तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। उसने हमारे साथ कौन सा अच्छा व्यवहार किया है? हमारे घर में बेटी बैठी है, फिर भी वह अपने बेटे के लिए बाहर की लड़की लाएगी। मैं भी अब उसे सबक सिखाऊंगी। तुमने बिना मेरे पूछे 1 पैसा भी दिया तो जहर खा के मर जाऊंगी। फिर संभालना अपनी 4 बेटियों को। कहकर अम्मा रोने लगी थी। अरे कौन दे रहा है? इस घर में तो हमेशा वही होता रहा है जो तुमने चाहा है। बात बात पर मरने की धमकी देती रहती है, पापा ने कहा था। मैं बहुत बेचैन रहने लगी हूँ। मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। अपने आप से ही तर्क वितर्क में उलझी रहती हूँ। हमारे देश में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। यदि औरतें एक दूसरे का दुख समझने लगें तो महिलाओं के 50% दुख मिट जाएंगे। हत्या आत्महत्याओं में भी कमी आ जाएगी। कभी कभी तो मन करता है कि खाना पीना छोड़कर अनशन चालू कर दूं कि पहले बुआ का पैसा लौटाओ तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। कभी मन करता है घर से रुपए चोरी करके बुआ को दे दूं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। पर यह सब सोचती ही रह जाती हूँ, कर कुछ नहीं पाती। किंतु मुझे कुछ करना चाहिए। सबसे पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा, उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठा पाऊंगी। तभी एक दिन पापा को माँ से कहते सुना था, रोज पीछे पड़ी रहती हो कि श्रीलता के लिए लड़का ढूंढो।
मैंने एक लड़का देखा है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, घर में खूब पैसा है। सबसे बड़ी बात उनकी मांग कुछ नहीं है, बस उन्हें सुंदर ग्रेजुएट लड़की चाहिए। परसों वह लोग आ रहे हैं, लड़की पसंद आ गई तो 1 महीने के अंदर शादी भी करना चाहते हैं। वह लोग आए थे, मधुकर मुझे भी अच्छा लगा था। 1 महीने के बाद बारात भी आ गई थी। शादी की रस्म से पहले अचानक मधुकर मेरे पिता को भीड़ से अलग एकांत में ले गए। उपस्थित लोगों को यह सब अप्रत्याशित सा लगा। उनमें कानाफूसी होने लगी कि लगता है दहेज की कोई नई मांग करनी होगी। मैं, मम्मी, मधुकर के पापा, बुआ आदि कुछ निकटतम रिश्तेदार भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए कि आखिर बात क्या है। मधुकर पापा से कह रहा था, मुझे शादी से पहले 1 लाख रुपए चाहिए। यह मांग सुनकर मधुकर के पिता घबरा गए थे कि बेटे को अचानक यह क्या हो गया। वह बोले, मधुकर, यह क्या तमाशा है? शादी के बीच पैसा कहाँ से आ गया? मैं एक सच्चा समाज सुधारक हूँ, सच्चे मन से इस काम में लगा हूँ। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अखबारों में फोटो छपवाने या सरकारी गैर सरकारी पुरस्कार पाने के लिए मैंने समाज सेवा का ढोंग नहीं रचा है। तुझे जितना चाहिए मैं दूंगा। मुझे ध्यान आया कि सुबह राघव के हाथ मधुकर ने एक पत्र मुझे भेजा था। उसमें लिखा था, राघव से मुझे पता चला है कि तुमने शादी के इस अवसर पर रिश्तेदारों के सामने बुआ को अपने रुपए वापस मांगने की सलाह दी है। इसका मतलब घर में इतने रुपए तो होंगे ही। बुआ की मदद के लिए मैं एक नाटक करना चाह रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो। मैंने अपनी स्वीकृति लिखकर भेज दी थी। मैं समझ गई कि अचानक यह मांग उसी नाटक का पहला भाग है, अतः मैं शांत रही। पापा के हाथ पांव फूल गए थे। घबराए हुए वह मेरे पास आए। पहले तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा था, अब अचानक यह मांग रख दी। बेटी, तेरी खुशी के लिए मैं यह मांग पूरी कर भी दूं, पर क्या भरोसा है कि ऐसी मांग आगे भी बार बार नहीं की जाएगी और पूरा न किए जाने पर वही अंत होगा। जल जाएगी, जला दी जाएगी या घर से निकाल दी जाएगी। पापा अनिर्णय की स्थिति में थे। तभी मधुकर का स्वर गूंजा, आप लोग मुझे गलत न समझें। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर आपके पास भी कोई कमी नहीं है। फिर भी आपने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? आपने बहुत वर्षों पहले अपनी बहन के 60,000 रुपए लिए थे कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद देंगे और कीमत बढ़ जाने पर उसे बेच देंगे। इस बात को 7-8 साल हो गए हैं ना, तो आपने प्रॉपर्टी खरीद दी और न ही मांगने पर भी रुपए वापस किए। आपकी बहन रूखा सूखा खाकर गरीबी में दिन काट रही है, फिर भी बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने की कोशिश में लगी है। पैसे के अभाव में बेटी को डॉक्टरी नहीं पढ़ा पाई, अब उसकी शादी भी नहीं कर पा रही है। यह किस्सा बहुत दिन पहले मैंने अपने दोस्त राघव से सुना था। तब मुझे नहीं मालूम था कि कभी राघव के उन्हीं मामा की बेटी से मेरा विवाह होगा। आज राघव को यहाँ देखकर मैं चौंका था। फिर पता चला कि आप राघव के वही मामा हैं जिन्होंने अपनी बहन के पैसे वापस नहीं किए हैं। अब तक 10,000 ही दिए हैं। राघव की माँ भी यहाँ आई हुई हैं। सुबह से मैं उलझन में था कि कैसे उनकी मदद करूं, और उनकी मदद के लिए ही मैंने 1 लाख की यह मांग की है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 1 लाख रुपए अभी राघव की माँ को लाकर दे दें। अम्मा फिर बुआ को कोसने लगी थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी बहन को शादी में मत बुलाओ। सबके सामने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। माँ रोने बैठ गई थी। 7-8 दिन पहले ही पापा ने कोई जमीन बेचकर 1.5-2 लाख रुपए घर में लाकर रखे थे कि शादी के घर में न जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए। पापा ने बिना माँ की तरफ देखे तत्काल 1 लाख रुपए लाकर बुआ के हाथ में रख दिए। ले बहन, तेरी अमानत। शर्मिंदा हूँ अभी तक नहीं दे पाया था। ये रुपए परसों ही तेरे लिए लाकर रखे थे। सोचा था शादी से लौटते समय तुझे सरप्राइज दूंगा, लेकिन उससे पहले ही दामाद जी ने हमें सरप्राइज दे दिया। मैं जानती हूँ बुआ को रुपए वापस करने का पापा का कोई इरादा नहीं था, किंतु इस समय उनके इस झूठ से मुझे राहत मिली है। मजबूरी में ही सही, बुआ का पैसा उनके हाथ से निकला तो अब उन्हें रिश्तेदारों से नज़र नहीं चुरानी पड़ेगी। मेरे पापा बेईमान हैं, सगी विधवा बहन का पैसा खा गए। मुझे इस एहसास के साथ नहीं जीना पड़ेगा। बुआ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने सारे रुपए उन्हें एक साथ मिल जाएंगे। उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। कहीं ऐसा न हो कि वह यह खुशी बर्दाश्त ही न कर पाए। राघव ने उन्हें बाहों का सहारा दे दिया था, सब ठीक हो गया था। मेरी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। शादी के बाद मधुकर के साथ मिलकर मैं कुछ ऐसा ही कुछ हंगामा करना चाहती थी ताकि बुआ के पैसे वापस करा सकूं, किंतु मधुकर का मेरी तरफ बढ़ता पहला कदम सब समस्याएं सुलझा चुका था। मैं भूल गई थी कि मधुकर से मेरी शादी अभी हुई नहीं, होने वाली है। मुझे लग रहा था उससे तो मेरा जन्मों का नाता है। मैं लाज शर्म लोगों की भीड़ सब भूलकर उससे लिपट गई थी। मुझे तुम पर नाज है। जो काम मैं अब तक बेटी होकर नहीं कर पाई, तुमने कर दिखाया।
लेकिन तुम्हारे सहयोग व सहमति के बिना मैं यह नहीं कर सकता था। अपने विचारों के अनुरूप तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बुआ ने भाव विभोर होकर हम दोनों को अपने सीने से लगा लिया था। अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी कहानी पहला कदम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।